टेम्परेट साइक्लोन्स का, उनके हमें स्टेजेस देखने हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखने। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपने एयर मासेस और फ्रंट्स वाली चीज़ों को समझ लिया है तो। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दोज टॉपिक्स, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बस हमें ये याद रखना है कि किस मतलब 2-3-4 स्टेजेस में ओवरऑल ये फॉर्मेशन होता है, उनको बस एक समझ में आंसर लिखने के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझनी है। समझ में हो सकता है कि चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आ गई हो सकता है। इफ़ नॉट ट्राई टुडे, इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने ये चीज देख ली है प्रेशर बेल्स, हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप इतनी बात समझें, कहीं ना कहीं आपने टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में इन सारी बातों को समझा है कि कहाँ, या फिर एयर मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने पढ़ा दिया है कि कहाँ पे किस तरह की एयर मासेस हैं, राइट। तो आप उससे थोड़ा रिलेट करें, एक चीज़ जाने, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ इस प्रेशर बेल्ट पे टेम्परेचर जो है वो, इस एरिया पे टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है। विंड्स जो हैं वो इन एरिया में ऐसे बह रही है, ठीक है। विंड्स का मूवमेंट देखें, ये देखिए हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर रही है। इतनी बात तो क्लियर होगी। ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से यहाँ विंड्स जो है वो मूव कर रही है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ही है। इस बात को समझें, पोलर हाई, जो भी हम लोग टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ रहे हैं, वो ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं हमारे, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास जो एरियाज हैं हमारे, उनके अलावा जो भी साइक्लोन्स बन रही हैं उनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कह रहे हैं। तो इन रीजन्स, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ जो साइक्लोन्स बनेंगे इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहेंगे, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस एरिया के बियॉन्ड, इस एरिया के बाहर जो साइक्लोन्स बन रहे हैं उनको पढ़ना है हमें। अब आप देखें एक चीज़, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वो सब पोलर, वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से पोलर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवा जो है वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अभी नदर्न हेमिस्फीयर में समझ लें, सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में सेम ही फिनोमेना है। आप देखें, फिर से मैं बता रही हूँ, पोल्स की तरफ से देखें, पोल्स की तरफ से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से ठंडी हवाएं जो हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठंडी हवाएं जो हैं
पोल की तरफ से आ रही हैं, बीच में एक लैटिट्यूड दिखाया, प्रेशर बेल्ट दिखाया मैंने, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ से हवाएं यहाँ आ रही हैं, ये वाली बता रही हूँ, और यहाँ से हवाएं यहाँ जा रही हैं। अब ये दो तरह की अलग अलग विंड्स हैं, दो अलग अलग तरह की विंड्स हैं, क्योंकि ऊपर से आने वाली हवा जो है वो बिल्कुल ठंडी है, नीचे से जो हवा कंपैरेटिवली जा रही है वो कंपैरेटिवली गर्म है, पोलर एरियाज के कंपैरिजन वाली जो हवा है। अब दो अलग तरह की हवाएं जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे मिल रही हैं। प्लस अगर आपको एयर मासेस याद हो तो ऊपर आपका कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस, नीचे आपके दूसरे मान लीजिए मरीन पोलर एयर मासेस, या फिर उसके और नीचे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस भी थी, बट यहाँ पे मरीन पोलर एयर मासेस भी थी। एंड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर्स हमने देखा था कि ग्रीनलैंड वगैरह के एरिया में। जाहिर सी बात है जो जितना हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या पोल्स की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर उतना कम है, ठंडा है उतना ज़्यादा। तो आप देखें दो अलग तरह की हवा के मिलने के कारण, दो अलग तरह की हवा प्लैनेटरी विंड्स, सिमिलरली दो अलग तरह के यहाँ पे एयर मासेस भी हैं, वो भी मिल रहे हैं। वो अलग तरह की हवा, वो अलग तरह की एयर मासेस के मिलने के कारण फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। तो एक फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। वो फ्रंट जो है, अब आप देखें कि हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि जो ठंडी हवा होती है, पहले इसको आप समझे कि साइक्लोन्स के टर्म्स में समझे, अभी तक तो ठीक है विंड्स के टर्म्स में या फ्रंट्स के टर्म तक समझा था हमने कि दो अलग तरह की हवा जो है, एक पोल्स की तरफ से आ रही है, नॉर्थ की तरफ से आ रही है, इधर इक्वेटर की तरफ से नॉर्थ जा रही है, नॉर्थ की तरफ से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ये दोनों हवा जो है आपस में टकराएंगी। ये दोनों हवा पहले इनिशियल स्टेज में कहीं ना कहीं दोनों हवा लगभग स्टेशनरी है, जो हमने स्टेशनरी फ्रंट पढ़ा था, कल पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को स्टेशनरी फ्रंट, कि दो फ्रंट जो हैं वो दो तरह की हवा जो है लगभग मूव नहीं कर रही, बस आपस में एक दूसरे के बगल में है, लेकिन कुछ अभी उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, बहुत डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस एयर्स हैं, प्लैनेटरी विंड्स जो है वो साल भर अर्थ पे चल रहे हैं, तो कंटिन्यूस हवाएं हैं ये। उसके बाद क्या होगा, एक स्टेज के बाद दोनों हवाएं एक दूसरे को पुश करने लगेंगी। वार्म हवा जो है वो गर्म होने के कारण उठने लगेगी कहीं ना कहीं वार्म हवा वो राइज करने लगेगी, उसके जगह ठंडी हवा जो है वो उसकी जगह लेके सिंक करने लगेगी। तो एक तरफ वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन और दूसरी तरफ गर्म हवा सिंक करती जाएगी, धीरे धीरे उसमें और हवा ऐड, बिकॉज कंटिन्यूस हवा आ रही है, कंटिन्यूस हवा आने के कारण कोल्ड हवा उसमें और ऐड होते जाएगी। कंटिन्यूसली वो चीज़ जो है वो सिंक कर रही है, एक जो है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है। जहाँ पे राइज कर रही है गर्म हवा है, गर्म हवा की टेंडेंसी होती है कि कहीं ना कहीं उसमें कोल्ड हवा के कंपैरिजन में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी होने के कारण वो क्या करेगी, एक्सट्रीमली ज़्यादा बारिश करवाने लगेगी, ठीक है। और हवाएं जो है एक दूसरे में मिलने के कारण क्या करेगी, वो एक दूसरे को पुश करने के कारण मोशन में सेट कर देंगी दोनों को। दोनों हवा एक दूसरे को कंटिन्यूसली पुश कर रही है, तो वो एक मोशन सेट ऑन हो जाएगा, एक मूवमेंट जो है, एक तरह का मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो और उसके साथ ही साथ क्या होगा कि गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा के ऊपर है, वो बारिश वगैरह भी करना स्टार्ट कर देगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी, देन बारिश स्टार्ट कर देगी। एंड फिर हवा का मूवमेंट होते होते एक ऐसा स्टेज आएगा कि गर्म हवा जो है वो पूरा जो है वो ठंडी हवा के ऊपर आ जाएगी, और ठंडी हवा जो है वो पूरा सरफेस का स्पेस को ले लेगा, जो हमने ऑक्लूजन फ्रंट में पढ़ा था कल, ठीक है। तो वो जब वो ऑक्लूजन का स्टेज, जब ये हवा घूमते घूमते एक ऑक्लूजन वाला फ्रंट का स्टेज आ जाएगा, तब बाद में बारिश जो है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा का कांटेक्ट जो है वो सरफेस से पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें जो कंटिन्यूस एक सोर्स ऑफ मॉइस्चर मिल रहा था, जिसके कारण वो प्रेसिपिटेशन कर रहा था, जिसके कारण वो बारिश कर रहा था, वो सोर्स उसका धीरे धीरे करके अगर वो सरफेस के कांटेक्ट से ही खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसका मॉइस्चर खत्म होगा ना, कभी ना कभी जो उसमें आर्द्रता है वो तो खत्म होगी। जब खत्म होगी तो बारिश होना बंद हो जाएगा, एंड पूरे एरिया में ठंडी हवा जो है वो सरफेस की तरफ उसकी जगह ले लेगी। तो आप देखें इनिशियली पहले क्या है, एक स्टेशनरी फ्रंट है,
उसके बाद वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड उसके बाद ओक्लूजन फ्रंट जो है उसका फॉर्मेशन होते हुए, और ये तो एक चीज़ हुई कि साइक्लोन इस तरह से बनी, एंड साइक्लोन का पूरा स्टेज होते होते ये कैसे ख़त्म हो रही है। रफली समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस वो सारे एक तरह से आप समझे वो स्टेजेस हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ क्या है कि ऊपर के ये चीज़ तो सरफेस पे हो रही है, ऊपर के एटमॉस्फेयर में आप जाने कि कुछ और हवाएं चलती हैं जिनका नाम जेट स्ट्रीम है। ठीक है, जेट स्ट्रीम है। इसको डिटेल में हम लोग इंडियन मॉनसून के टाइम में देखेंगे, पर अभी ये टेम्परेट साइक्लिंग को कैसे इफेक्ट करती है वो चीज़ को देखें। जेट स्ट्रीम्स क्या है? अभी जो हवा पड़ रही है ये सरफेस वाली है, प्लीज ये बात ध्यान रखें, पृथ्वी की सतह के पास है ये चीजें। जो हम लोग जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ये अपर एयर में है। ये हवाएं वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करती हैं। जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही हैं, और उनका नाम मियांडरिंग पाथ है। उनका जो पाथ है वो सीधे ऐसे नहीं मूव करता, इस तरह की पाथ में वो मूव करते हैं। ठीक है, ऐसी वेवी पाथ बनाते हुए वो मूव करते हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम एक्टिव रहती है, यहाँ पे भी एक जेट स्ट्रीम एक्टिव रहती है, लेकिन वो इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करती है। वो मैं इंडियन मॉनसून के टाइम में बताऊंगी। अभी आप जाने कि लगभग इस एरिया के ऊपर एक जेट स्ट्रीम एक्टिव होती है, तो इसके ऊपर साथ ही साथ सरफेस पे तो एक चीज़ हो ही रही है, उसके साथ ही साथ एक और क्या चीज़ हो रही है कि अपर एटमॉस्फेयर में साथ ही साथ एक इस तरह की वेवी विंड्स इस एरिया के ऊपर जो है वो बह रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, और इसके कारण कहीं ना कहीं आप देखिए क्या हो रहा है, साइक्लोन में हवा पहले सरफेस में राइज हो रही है ना, हवा सिर्फ सरफेस तक तो है नहीं, काफ़ी ऊंचे हाइट तक है, तो एक ये फिनोमेना तो साथ साथ चल ही रहा है, उसके साथ ऊपर की हवा के कारण भी उसको एक कंटिन्यूस मूवमेंट भी मिल रहा है। एक अगर ऊपर भी हवा ऐसे बह रही है, नीचे भी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों के कारण साइक्लोन कहीं ना कहीं और ज़्यादा मूव करते जाता है। कोई अगर ऐसा चीज़ होगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ को अगर पुश करने वाली, मान लीजिए पहले सिर्फ एक ही फैक्टर था और उसको पुश करने वाली अब 2 फैक्टर्स हो गए, तो उसकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये कारण है टेम्परेट साइक्लोन का। थोड़ा सा आप जेट स्ट्रीम को इतना कम से कम जान लें। जेट स्ट्रीम मैं चाहूँ तो पढ़ा सकती थी आप लोगों को, पर आप लोगों का पूरा कोई एक अलग से सिलेबस में टॉपिक नहीं है। एंड प्लानिटरी विंड्स, लोकल विंड्स और ये सारी विंड्स जो है ये अलग से आप मान के चले 2 से 3 दिन का टॉपिक होगा, जितना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि इफ टाइम अलाउज देन आई विल ट्राई टू डू दैट, लेकिन कम से कम फिलहाल अभी इतनी बात जाने कि वेस्ट से ईस्ट से मूव करने वाली बहुत हाई स्पीड विंड्स हैं ये, 300-400 किलोमीटर्स पर आवर्स की स्पीड की विंड है ये, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, और ये साइक्लोन को जो है वो और ज़्यादा एक तरह से आप समझे इंटेंसिफाई कर देती है। मतलब साइक्लोन भी, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि एक बात ये हुई कि ठीक है विंड का प्लानिटरी मूवमेंट तो है वो चल रहा है, बट साइक्लोन भी हमेशा तो आ नहीं रही, ऐसी तो बात है नहीं कि हर दिन आ रही है। कुछ सर्टेन फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, कुछ सर्टेन चीज़ें एक्ट कर रही हैं, जिनके कारण कुछ ऐसे कंडीशंस बन रहे हैं कि ये सारी फैक्टर्स जब एक साथ वर्क कर रही हैं तब वो साइक्लोन्स में रिजल्ट कर रही हैं। एक चीज़ और देखिए, इस यहाँ पे भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे भी विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं। वैसे साइक्लोन्स जो हैं इधर भी फॉर्म होते हैं, लेकिन एक तो ये पूरा एरिया ओशन का है,
पूरा एरिया ओशन का होने के कारण यहाँ पे ठंडा जो है वो इधर से थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात, एक और बात देखें, हम लोग मेनली जब भी टेम्परेट साइक्लोन्स की न्यूज़ और इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो जनरली इधर का न्यूज़ इसलिए भी आता है बिकॉज अगर इस एरिया में पूरा ओशंस है तो यहाँ पे हैबिटेशन तो है नहीं ना, लोग तो है नहीं। वॉट वी आर मेनली कंसर्न, जब भी हम लोग कोई चीज़, कोई भी फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्यों स्टडी कर रहे हैं कि अगर टेम्परेट, मान लीजिए इन कंट्रीज़ में अगर साइक्लोन्स आ रही होंगी तो वो उस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज करने के लिए बनाते होंगे। यहाँ पे अगर उधर डिज़ास्टर उतना हो ही नहीं रहा है तो उतना वो इम्पैक्ट दिला ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसलिए जनरली न्यूज़ वगैरह में भी हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं वो यहीं की चीज़ें देखें। प्लस इधर इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो इधर वाले साइक्लोन्स जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगी कि वो ज़्यादा डैमेज करेगा, आप इस चीज़ को समझें, ज़्यादा डैमेज करेगा। तो ओवरऑल व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, कहीं ना कहीं अगर आपने चारों तरह के फ्रंट्स को समझ लिया है तो आपको समझ में आ रही होगी कि टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आप इसको लिख लें। टेम्परेट साइक्लोन्स, मैंने कल डेफिनेशन लिखवाई थी ना बस। ऐसे चाहे तो स्टेजेस करके लिख सकते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण चक्रवात। पहले लिखें, इंग्लिश में लिखें। टू डिफरेंट टाइप ऑफ एयर masses, two different type of air masses converge along the subpolar low pressure belts. The cold winds coming from the polar high pressure belt and comparatively warmer air coming from the moving from the subtropical high pressure belt converge here where winds blow parallel but in opposite direction. ऐसे करके ना इसको स्टेज 1 हेडिंग दे दें, स्टेज 1, सो दैट कभी कभी क्वेश्चन रहता है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, तो आप एक तरह से अलग अलग डिमार्केशन करके एग्जाम में लिख पाएंगे। हिंदी में लिखें, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक की अवधि को चक्रवात का जीवन चक्र कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक की अवधि को चक्रवात का जीवन चक्र कहते हैं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में
ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और उष्णाद्र हॉट एंड ह्यूमिड राइट वायु राशि एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, एक दूसरे के समानांतर चलने लगती है जो स्थायी वाताग्र का निर्माण करती है, जो स्थायी वाताग्र का निर्माण करती है। परंतु इस अवस्था में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु इस अवस्था में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि हवाओं में लंबवत गति नहीं होती। ऐसी स्थिति में वाताग्र प्रदेश का मौसम शांत होता है हवाएं मंद गति से चलती हैं तथा मौसम सुहावना होता है। ऐसी स्थिति में वाताग्र प्रदेश का मौसम शांत होता है, हवाएं मंद गति से चलती हैं तथा मौसम सुहावना होता है। इंग्लिश में इसी स्टेज में कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लें तो in this stage the front is stationary, that is the formation of the cyclone, is yet to take place. The area experiences calm weather, CALM, calm weather, slow movement of air, and mild weather। ठीक है, इंग्लिश में इसको इस स्टेज का कहीं पे जहाँ पे आपने स्टेज 1 नाम दिया था, फ्रंटोजेनेसिस भी लिख सकते हैं। तो बस अभी फ्रंट्स की फॉर्मेशन हो रही है। अभी पहले स्टेज में आप देखें क्या हो रहा है, कम से कम सिर्फ फ्रंट की फॉर्मेशन हो रही है। दो अलग अलग तरह के विंड्स जो हैं वो आसपास आ रही हैं, सिर्फ फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अभी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आप सेकेंड स्टेज में आए, दूसरी अवस्था, हिंदी में लिखें दूसरी अवस्था। इस अवस्था में वायु राशियां एक दूसरे से घर्षण करती हैं तथा एक दूसरे के प्रदेश में बला प्रवेश करती है, फोर्सफुली, राइट। इट एंटर्स द एरिया ऑफ ईच अदर, कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के एरिया में, और वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के एरिया में फोर्सफुली जो है वो एंटर करती है, प्रविष्ट करती है, जिससे लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है।
जब उष्ण वायु राशि शीत वायु प्रदेश में प्रवेश करती है, शीत वायु प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वह हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है और स्थायी वाताग्र, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र में परिवर्तित हो जाती है। इंग्लिश में लिखें, सेकेंड स्टेज, स्टेज 2, साइक्लोजेनेसिस। In this stage, the two contrasting air masses move into each other's territory forcefully. This leads to the formation of a wave when warm air mass enters the territory of cold air mass, it rises as it is lighter. This leads to the formation of a stationary front, warm front and cold front. This sets the stage for full-fledged cyclonic circulation. हिंदी में लिखें, तृतीय अवस्था। इस अवस्था में शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र के मिलन बिंदु पर न्यून दाब का निर्माण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ठंडी और गर्म हवा उस केंद्र के चारों तरफ घूमने लगती है। इस अवस्था में स्पष्ट चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है।
इंग्लिश में लिखें थर्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज भी कह सकते हैं इसको। आफ्टर द सर्कुलेशन सेट्स इन, द वेव फॉर्म्स। आफ्टर द circulation sets in, the wave forms. There is greater intrusion and occupation of the air mass into each other's territory, due to the formation of warm front and cold front, ड्यू टू द फॉर्मेशन नहीं, ड्यू टू द, इस लाइन को काटें फिर से लिखें, एट द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ द कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट, at the place of meeting of the cold front and warm front, a low pressure area develops. Due to which air starts moving continuously towards the low pressure center. Low pressure center. By this stage, a mature cyclone develops. हिंदी में लिखें अब चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता है और लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर छा जाता है, जिससे उष्ण वाताग्र इस अवस्था में शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता है और लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर छा जाता है, जिससे उष्ण वाताग्र संकुचित होने लगता है और चक्रवात भी छोटा होने लगता है। उसके आगे लिखें उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र एक दूसरे में मिल जाते हैं और उष्ण वाताग्र का संपर्क धरती से टूट जाता है। शीत और उष्ण वाताग्रों के मिलने से अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है।
वस्तुतः इस अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। पूरा लास्ट लाइन। वस्तुतः इस अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है, ये बात या इसके पहले, ठीक है। इंग्लिश में लिख लें, occlusion stage, occlusion stage। In this stage, the cold front moves forward rapidly and occupies the entire surface area and occupies nearly the entire surface area. Due to this, the warm front starts diminishing, कम होना, starts diminishing, leading to reduction in the cyclone as well. By this stage, the cold front, the warm front and cold front eventually mix या फिर mix in each other completely, due to which the contact of the warm front from the surface is completely eliminated, due to which the contact of the warm front from the surface is completely eliminated. Meeting of the warm front and cold front leads to the formation of occlusion front. Thus, the dissipation of the cyclone, मतलब खत्म होना, dissipation of the cyclone sets in. धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे वार्म एयर जो है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ना, मान लीजिए कि ये कोल्ड एयर मास था, इधर वार्म एयर मास था। जब एक ऐसा स्टेज आ जाए कि कोल्ड एयर मास पूरा धरती को ले ले एंड द वार्म एयर मास रीचेस अबव द अर्थ, यानी कि पूरा जो धरती से उसका कांटेक्ट है वार्म एयर मास का जब पूरा ख़त्म हो जाए,
तो धीरे धीरे क्या होगा, मैंने अभी भी बताया ना, वार्म एयर मास जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो वो मॉइस्चर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ख़त्म होगी, और जब वो मॉइस्चर एक बार ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर वो प्रेसिपिटेशन और वो सारी चीज़ें ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो जब ख़त्म होनी स्टार्ट होगी तो ओवरऑल अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं साइक्लोन अब डिक्लाइन की ओर स्टार्ट हो रहा है। पहले फॉर्म हो रहा था एंड जैसे ही ओक्लूजन फ्रंट की फॉर्मेशन हो जाए तो अब साइक्लोन का डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया है। लास्ट स्टेज लिख लें, अंतिम अवस्था। इस अंतिम अवस्था में निम्न वायु केंद्र की समाप्ति के बाद हवाएं फिर से विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं और चक्रवात पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे लास्ट स्टेज कर लें। In this stage, the low pressure center of the cyclone ceases to exist and winds starts blowing in the opposite direction again. And the cyclone completely dies out. ठीक है, ओवरऑल आप लोगों को अब स्टेजेस जो हैं इसके फॉर्मेशन के आई थिंक समझ में आ गई होंगी। जब आप लोग अब इसको पढ़ेंगे यू विल रिटेन इट, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके कुछ फीचर्स लिख लें। शीतोष्ण चक्रवातों की विशेषताएं, इंग्लिश में फीचर्स ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हिंदी में लिखें, इसकी उत्पत्ति तथा विकास स्थल और सागर दोनों पर होती है। इंग्लिश में लिखें, दे कैन फॉर्म एंड डेवलप बोथ ओवर लैंड एंड ओशनिक सर्फेसेस। हिंदी में लिखें, प्रायः इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इंग्लिश में लिखें, इट्स डायरेक्शन इज its direction of movement is from west to east. ये लिखें, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड जेट स्ट्रीम, उसी में ही पॉइंट बना के लिखें। जो फीचर्स मैं बता रही हूँ उसी में पॉइंट बना के लिखें।
There is a close relationship between the flow. There is a close relationship between the flow aloft. Flow aloft मतलब जो upper air में jet stream चल रही है, and the cyclonic storm at the surface. Rossby waves, ये वाली जो है ना, ये वाली जेट स्ट्रीम, रोसबी वेव्स ही कहते हैं इनको. रोसबी वेव्स produced at the top of troposphere helps in transporting large bodies of polar air. ध्यान से सुने प्लीज, जल्दी लिखें. रोसबी वेव्स produced at the top of troposphere helps in transporting large bodies of polar air to the lower latitudes. This results in increase in the intensity of surface cyclonic activity. हिंदी में एक पॉइंट लिखें. शीतोष्ण चक्रवात और जेट स्ट्रीम मध्य अक्षांशीय, या फिर सीधे लिखे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है. जब धरातलीय शीतोष्ण चक्रवातों के ऊपर, जब धरातलीय शीतोष्ण चक्रवातों के ऊपर उच्च स्तरीय भूमंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है, तो यह चक्रवात अधिक प्रबल एवं तूफानी हो जाते हैं तथा सामान्य से अधिक वृष्टि करते हैं. एक और पॉइंट लिखें. क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पर उत्पन्न रोसबी तरंगे बड़ी मात्रा में ध्रुवीय वायु को निम्न अक्षांशों में ले जाने में सहायता करती हैं. तथा उष्णकटिबंधीय वायु राशियां उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित होती हैं. इसके मैं बता रही हूँ. क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पर उत्पन्न रोसबी तरंगे बड़ी मात्रा में ध्रुवीय वायु को निम्न अक्षांशों में ले जाने में सहायता करती है तथा उष्णकटिबंधीय वायु राशियां
उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप धरातलीय चक्रवात अधिक तीव्र हो जाता है, अधिक तीव्र होता है। एक बात और जो थी वो प्लीज़ याद रखें कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोन होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी जो साइक्लोन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में जब रहेगी, जब उत्तरी गोलार्ध में रहेगी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी। जो विंड का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये समझें। और पूरी साइक्लोन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। मतलब साइक्लोन जो है वो एक जगह एक बार फॉर्म हो गया तो एक जगह तो फिक्स नहीं है। ठीक है, मैं बता रही हूँ एक और बात। जैसे मान लीजिए, क्यों ये पॉइंट बता रही हूँ, जो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन देखेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रही है। पूरे के पूरे साइक्लोन की बात कर रही हूँ। दो बातें हैं, एक कि साइक्लोन में विंड, जो साइक्लोन है उसमें विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक जगह पे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, बट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते करते ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट जाती है, टेम्परेट साइक्लोन्स वेस्ट से ईस्ट जाती हैं। ध्यान में रखें, बिकॉज अभी जब हम लोग डिफरेंस, व्हेन विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट साइक्लोन्स एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो आप देखिए ये डिफरेंस दोनों के बीच में आया कि एक वेस्ट से ईस्ट जाती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। दूसरी बात, एक पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि टेम्परेट साइक्लोन जो है इसका डेवलपमेंट जो है वो लैंड के ऊपर और सी के ऊपर, दोनों के ऊपर ही हो सकता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हम लोग देखेंगे तो ये डेवलप ओशन बॉडीज़ के ही ऊपर होती हैं, और लैंड के सरफेस पे आने के बाद वो टकरा के उनका लैंडफॉल होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ डिफरेंसेस जो हैं ऐसे ऐसे वो आएंगे। अभी जो कुछ एटलीस्ट एक दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैंने लिखवा दिया है, हालांकि वो डिफरेंस मैं अलग से भी लिखवाऊंगी, बट कम से कम कुछ फीचर्स जो हैं उनके आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जेट स्ट्रीम से इनका रिलेशन होता है, जब फॉर्मेशन इनका सरफेस पे ये दोनों चीज़ें भी, ये दोनों हवाएं भी मिल रही हैं, तब भी साइक्लोन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर उसी समय में जेट स्ट्रीम्स भी एक्टिव हैं तो साइक्लोन जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए हर साइक्लोन एक ही लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं करती, कोई साइक्लोन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई कम डिस्ट्रक्शन कर रहा है। उनका रीजंस यही है, अगर सारे ही कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी, अदरवाइज फिर भी साइक्लोन्स तो आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि साइक्लोन्स जो हैं, ये जो वेव्स है ना, ये डिलीट हो गया खुद से, कोई बात नहीं। एक चीज़ और जाने, ये जो वेव्स हैं, रोजबी वेव्स जो मैंने अपर एटमॉस्फेयर वाला दिखाया था, और जेट स्ट्रीम्स भी, इनके कारण क्या होता है ना कि ये भी एक जगह फिक्स नहीं, ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं। तो ये कंटिन्यूसली कुछ एरिया में क्या करती है, कुछ एरिया में ह्यूमिड एयर, कुछ एरिया में शुष्क एरिया डेवलप करती है सरफेस पे, ह्यूमिड एरिया, और कुछ एरिया में बिल्कुल फिर ड्राई, कंटिन्यूस एक ऑल्टरनेटिंग ड्राई फिर ह्यूमिड, ड्राई फिर ह्यूमिड, जैसे जैसे वो मूव करते जाती है उनके हिसाब से, मतलब इस तरह के भी लोकल कुछ और भी चेंजेस ये सारे विंड्स करते हैं। तो कौन सा साइक्लोन कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा वो डिपेंड करेगा, अगर सारे ही कंडीशंस एक्टिव हैं तो। फिर भी देखें, आपके अलग से इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आएंगे। योर क्वेश्चन विल कम
अगर आया टेम्परेट साइक्लोन का क्वेश्चन तो वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा कि टेम्परेट साइक्लोन किसे कहते हैं, इसके स्टेजेस क्या हैं, उसको एक्सप्लेन करें, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसके आप फीचर्स लिखेंगे, या पहले फीचर्स लिखेंगे फिर स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंपैरिजन जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से आएगा। और थोड़ी बहुत आप वो जो जेट स्ट्रीम वाली लाइन है उसको बस ये लिख दें कि जेट स्ट्रीम क्या है, वो इंटेंसिफाई करती हैं टेम्परेट साइक्लोन्स को, अगर वो प्रेजेंट होती हैं इस सेम टाइम पे, अगर बिल्कुल एक्टिव हो गई, कंडीशंस अगर सही हैं कि दोनों चीज़ें एक ही समय में एक्टिव हो रही हैं, तो वो और ज़्यादा रेनफॉल करती हैं, जिसके कारण और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, सिंपल इतनी बात को समझें। इनके डायग्राम्स जो हैं वो आपको बना लेना चाहिए वैसे तो ओवरऑल आपको वैसे भी कहीं ना कहीं डायग्राम्स पता होंगी कि क्या है, क्योंकि कोल्ड एयर वार्म एयर जो स्टेशनरी और वो सारे फ्रंट्स हम लोगों ने देखे उसके हिसाब से ही हैं। मतलब वो जो अभी हमने फ्रंट्स में डायग्राम्स देखे कि पहले स्टेशनरी थी, तो स्टेशनरी वाले डायग्राम्स पहले हमने बनाए थे, दैट दो फ्रंट्स हैं बट वो एक दूसरे में कोलाइड नहीं कर रही, दोनों जो है वो पैरेलल रह जा रही हैं। पहला स्टेज तो वही है। दूसरा स्टेज, एक वार्म एयर जो है वो राइज करना स्टार्ट करेगा, कोल्ड एयर जो है वो सिंक करना स्टार्ट करेगा। फिर एक स्टेज के बाद क्या आएगा कि कोल्ड एयर कंप्लीटली सरफेस के एरिया को लेगा, तो उसका एक ऑक्लूजन फ्रंट का डायग्राम हमने बनाया था। तो एक तरह से जो सारे डायग्राम्स हमने बनाए थे वो सारे डायग्राम्स हैं, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा विंड का मूवमेंट भी बस दिखा देना है कि विंड का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। तो आप एक बार डायग्राम जो है वो बना लें, और जब एग्ज़ाम आएगा तो यू कैन ऑल्सो, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा ऐसा एरिया मार्क करके बता सकते हैं कि कहाँ पे ये है, या फिर मान लीजिए अगर वर्ल्ड मैप नहीं तो प्रेशर बेल्ट्स में ही वो एरिया मार्क करके दिखा सकते हैं। प्रेशर बेल्ट्स में जो भी मैंने बताया था वहीं पे वो एरिया को मार्क कर दें कि इस एरिया में जो है वो ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन जो है डेवलप होती है। तो आप देखें इन सारी चीज़ों से सारी ही चीज़ें एक साथ डिस्कस हो जाएंगी कि उसका फॉर्मेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पाए जाते हैं, किन कारणों से पाए जाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार डायग्राम बना लें आप लोग, मतलब आंसर के पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बहुत डिफिकल्ट डायग्राम तो नहीं है, अलग अलग पेन्स क्यों रखती हैं। एक एक करके सारे स्टेजेस जो है वो आएंगे। कहीं किसी और बुक में कुछ और डायग्राम इसे दिखाने के, मान लीजिए कुछ और डायग्राम्स भी बन सकते हैं, कोई भी डायग्राम एक जो है वो बना लें।
बाद यहाँ पे वाला स्टेज होगा। बनाते जाए, एक बार को प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कहीं ना कहीं यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए ये ग्रेजुअली जो है वो हवा पहले सीधी चल रही थी अगर आप देखें, और हवा जो है वो एक एंटी क्लॉकवाइज में एक सर्कुलर मोशन लेना ग्रेजुअली स्टार्ट कर रही है। तो थोड़ा बहुत ये फिगर से जो है वो क्लियर हो रहा है। इसमें दूसरा कलर चाहिए, एक मिनट। वो में बाद में ऊपर आ जाएगी। आप अगर आपने अभी तक सारे फ्रंट्स के डायग्राम्स को भी ढंग से देख लिया हो तो भी आप ये डायग्राम जो है वो अपने से बना सकते हैं, या फिर किसी और बुक से देख के भी। आई थिंक एनसीईआरटी बुक में भी कोई डायग्राम है क्या? अगर एनसीईआरटी बुक में कोई डायग्राम हो तो मैं चाहे एक बार और आप लोगों को ले आऊँगी, क्योंकि जनरली आई ट्राई टू गिव यू द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी, अगर कोई एनसीईआरटी में डायग्राम हो, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। तो अगर हो गया आई चेक इट अगेन। अगर उसमें एनसीईआरटी बुक में कोई डायग्राम होगी पूरे स्टेजेस की तो मैं वो ले आऊँगी, अदरवाइज़ आप कम से कम एक ये डायग्राम अपने पास रखें। तो इसके बाद भी एक स्टेज दिखा देना चाहिए कि जैसे इनिशियली स्टार्ट हो रहा था वैसे ही अंत में भी
लो लिया ना अभी। इसको रेड से दिखाना चाह रही हूँ मैं, तो दिस इज वार्म एयर अगेन स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, डिसिपेट होने के बाद वापस से पहले जैसी स्टेज आ जाएगी। ठीक है, एंटी क्लॉक मूवमेंट ऑफ एयर है अभी थोड़ा सा, लेकिन आप देखिए जैसा कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में था कि कोल्ड एयर ऐसे मूव कर रही थी एंड वार्म एयर ऐसे मूव कर रही थी, वो स्टेज वो रीच हो रही है। हालांकि कुछ इफेक्ट अभी साइक्लोन का है, इसलिए बस ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से शो कर दिया है मैंने। इसमें डायग्राम्स काफ़ी, एक बार आप इसको रख लें अपने पास, काफ़ी रफली बनी हुई है। मेरे पास कोई अच्छी डायग्राम होगी किसी बुक की, तो एक बार चाहूँगी कि डायग्राम जो डायरेक्ट बुक की बनी हुई है वो आप लोगों को दिखा दूँ। सो ओवरऑल टेम्परेट साइक्लोन एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, फीचर्स एंड सारी चीज़ें उसकी समझ में आ गई है।